कुछ जो बातें आपने कही हैं वो इम्पोर्टेंट है कि हाँ, शेर की सवारी की है तो जिस दिन शेर उतार देगा उस दिन क्या होगा। अनिल जी, मैं आपके पास आता हूँ। अगर भारत का 2 ढाई हजार साल का इतिहास देख लिया जाए, तो हमेशा आपने पाया होगा कि हर सल्तनत में एक राजा ऐसा हुआ है जो बहुत स्ट्रांग हुआ है। अब उसे आप निरंकुश कहो, उसे जो मर्जी नाम देना चाहो, चाहे मुगलिया खानदान का हो या उससे पहले जो स्लेव डायनेस्टी आई या खिलजीज आए, तुगलक्स आए, लोधीज आए, या इवन उससे पहले भी हून्स और कुशांस की बात करूं, जहां पर ये चीज बिल्कुल एक्सट्रीम पे आ जाती है, उसके बाद सल्तनत बिखर जाती है। ये इतिहास बताता है, मैं नहीं कहता हूं। ये इतिहास कहता है कि जब भी एक राजा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग आ जाता है, फिर उसके बाद बिखराव की स्थितियां आती हैं। इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल हो तो इंदिरा गांधी बहुत स्ट्रांग थी, दल से बड़ी हो गई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि देश ही वो बन गया है। कुछ लोग तो कहते भी थे इंदिरा इज इंडिया। लेकिन उसके बाद से जो कांग्रेस बिखरनी शुरू हुई है, यानी कि सल्तनत जो बिखरनी शुरू हुई है, वो आज तक संभल नहीं पाई। मोदी जी तो अब बीजेपी से बड़े हो गए हैं। बीजेपी तो शायद किसी कोने में पड़ी हुई सिसकियां ले रही होगी, तो पक्की बात है। लेकिन हाँ, इनके बाद में जो ठाकर जी ने भी कहा या हरिकेश जी ने भी कहा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो शायद ये इस सल्तनत के सबसे मजबूत सिपाह सालार हैं। और एक दिन तो सबको जाना है, ये भी एक दिन जाएंगे। अल्टीमेटली कोई इतना बड़ा तो नहीं हो जाता उम्र में कि हमेशा रहेगा। पर हाँ, अपने पीछे एक टूटी हुई बीजेपी जैसे कि आज कांग्रेस है, उसको जरूर छोड़ जाएंगे। और हाँ, ये जो चीजें हो रही हैं कि जिस ढंग से वो लोगों को ट्रीट करते हैं, अब वो भी सुर कह रहे हैं कि हम भी आपको ऐसी ट्रीट करेंगे। और हो सकता है एक ऐसा दिन आए कि आपको शायद एक दिन आधी बीजेपी जेलों के अंदर नजर आए, चाहे हुक चाहे बाय क्रुक, जिसे जो मर्जी कहिए। आपकी टिप्पणी अनिल जी। दिनेश जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस मोड़ के ऊपर इस समय देश की आजादी राजनीति आ चुकी है, तो जो हथकंडे आज के समय में अपनाए जा रहे हैं वो पहले कभी नहीं अपनाए गए। जिस तरह से विदेश विरोध के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है। दिल्ली का आपने अभी हाल ही में देखा। और मतलब दिल्ली के, अगर आप इस आबकारी नीति के ऊपर कुछ थोड़ा सा गहराई में जाना चाहें, तो मेरे ख्याल लगता है कि सरकारों के हाथ में ये अधिकार होता है कि वो अपनी नीतियां बदलें। अगर पुरानी ही नीतियां चलानी है तो फिर सरकारों को नई को चुनने का क्या अधिकार मतलब रह जाता है। तो एक सरकार ने नीति बदली, अब उसमें फायदा हुआ नुकसान हुआ, वो 4-6 महीने चली, तो उसका अभी तक आपने आकलन करके नहीं बताया है कि वो पिछले 6 महीने में कितना राजस्व था और ये जो नई नीति थी उसके दौरान कितना राजस्व की प्राप्ति हुई, क्या उसको नुकसान हुआ। ये अभी तक सीबीआई ने या एलजी साहब ने बात नहीं कही। लेकिन उस नीति के बम पे कि ये घोटाला हो गया और कोई रिकवरी भी नहीं हुई उस घोटाला की अब तक, और नेताजी जेल में है। और फिर आपने देखा कि दिल्ली सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार अगर अपने 20-30 टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजना चाहती है तो पहले फाइल एलजी साहब के पास जाती है। एलजी साहब ने, आपने देखा काफी वक्त से वो फाइल रोक रखी है कि नहीं, टीचर्स नहीं जाएंगे सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए। तो जब एलजी साहब के पास इतना अधिकार है कि वो 25-30 टीचर्स के सिंगापुर जाने पे रोक लगा सकते हैं, तो आबकारी नीति तो एक बहुत बड़ी नीति थी। तो तब के जो एलजी साहब थे वो उसको रोक लगा सकते थे, नहीं भाई ये नीति अप्लाई नहीं होगी, ये गलत नीति है आपकी। तो एलजी साहब ने कुछ नहीं किया। तो और एलजी साहब जो थे वो केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं क्योंकि पूरी समग्र दृष्टि से हमारे तो देखना सारे चाहता हूँ। गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो अनिल जी, दे आर नॉट बिहेविंग संविधानिकली। देखा जाए तो संविधान के हिसाब से तो काम ही नहीं कर रहे हैं। उनका जी। संविधान तो एक शख्स है, वो शख्स संविधान है। जिस शपथ भले संविधान की खाई है, लेकिन उनका संविधान वो एक शख्स है जिसके आदेश पे वो चलते हैं। और हर बात में उसी के अनुसार वो कहते हैं और करते हैं। तो भारत के संविधान का, बाबा साहब का मजाक कर रहे हैं देखा जाए, और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। यानी कि वो सब परंपराएं जो दरबारियों की होती थी सल्तनत के अंदर, वो यहां अभी भी हैं। यानी कि सिर्फ नाम ही तो बदलते हैं, सल्तनत और दरबारी तो वही रहते हैं ना सर, अनिल जी। दिनेश जी देखिए, अगर आप इस भारत को पिछले 4000 साल की हम बात करते हैं,
जो हमें जिस इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो इसमें लोकतंत्र भारत में कभी रहा नहीं। एक आध बार कभी छोटे से क्षेत्र में रहा, हरिकेश जी ने उसका जिक्र किया, गणतंत्र बने, लेकिन वो एक्सेप्शन थी, वो एक तरह से रूल नहीं था एक किस्म से। तो हजारों सालों तक तो इस देश में जो तंत्र रहा वो था जाति तंत्र, कि ब्राह्मण ही शिक्षा लेगा और क्षत्रिय ही राज करेगा और वैश्य के पास ही धन रहेगा, और जो शूद्र होगा वो सिर्फ खेत में काम करेगा, दस्तकार बनेगा, या जो दलित होगा वो अपने गंदे काम करेगा। और ये हजारों साल तक चली, लोकतंत्र नहीं था इस देश में। जन्म से ही तय हो जाता था व्यक्ति का भविष्य कि कौन राजा बनेगा और कौन गंदे काम करेगा। तो ये व्यवस्था चलती रही। फिर मुगल आ गए या मुस्लिम राजा आ गए, उन्होंने भी इस व्यवस्था को बदलने का कुछ काम नहीं किया। जो जो क्या कहते हैं, जो प्रभुत्वशाली जातियां थी, जिनके पास ये इस तरह के प्रिविलेजेस थी, वो उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कुछ कुछ इक्वलिटी लाने की कोशिश की इस देश में। तो जब शिक्षा का अधिकार किसानों को दिया गया, तो लोकमान्य तिलक, जिनके बारे में बहुत ऊंचा बोला जाता है, लोकमान्य तिलक ने कहा था, उनकी स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, कि ये किसान पढ़ करके क्या करेंगे, ये तेली तमोली और ये बढ़ई, इनको साइंस और इंग्लिश और गणित का ज्ञान की क्या जरूरत है। तो इस तरह हमारा देश रहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया 26 नवंबर 1950 को, तो उन्होंने ये बात कही थी कि आज हमारा देश राजनीतिक रूप से समता को प्राप्त करने जा रहा है, 1 सिटीजन 1 वोट और इक्वल वैल्यू। लेकिन हम राजनीतिक रूप से भले एक हो जाएं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से आज भी बहुत, जिसको कहते हैं कि असमानता है इस देश में। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट आपको बता रही है कि कितनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। 1% लोगों के पास 43% दौलत है, और 10% के पास तो ऑलमोस्ट 90% दौलत है इस देश की, और इनकम के हिसाब से भी यही है। तो हमारे देश में अगर आपने लोकतंत्र लाना है, तो लोकतंत्र के बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात और कही थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, जब तक संविधान को लागू करने वाले जो लोग हैं वो अगर अच्छे नहीं होंगे, उनकी नीयत अच्छी नहीं होगी, तो वो उस संविधान का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम इस चीज को देख रहे हैं, और पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं कि आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के समय में भी होता रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो हमारा जो लोकतंत्र, जिसको मैं कहता हूं अगर 4000 साल का देश का इतिहास लेकर के चले, तो ये 70-75 साल उस 4000 में बहुत छोटा सा पीरियड है। हमारा लोकतंत्र इस समय शैशव अवस्था में है। इसलिए समझो कि अंकुरित हुआ है या पौधा हुआ है, अभी वृक्ष, वट वृक्ष नहीं बना है। तो इस लोकतंत्र की सुरक्षा और इसको कायम रखने के लिए हमें सारी इस देश के जो नागरिक हैं उनको जागना होगा, ताकि इस देश में जितने भी लोग हैं सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। सबका, जिसको कहते हैं कि जैसे मानव संसाधन मंत्रालय भी है, जो हमारे देश का मानव संसाधन है उसमें 70% तो बेचारे गांव में पड़े हैं और कूड़ा बीन रहे हैं, सूअर पाल रहे हैं। उनको आगे बढ़ने का, शिक्षा का और सब चीज का मौका मिल ही नहीं पा रहा आज भी, लोकतंत्र के बावजूद भी। तो जिस दिन हमारे देश के 100% लोगों को अच्छी शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी, उनको संतुलित आहार मिलेगा, पेयजल मिलेगा, ठीक सा मकान मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, उस दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, जब 100% के 100% लोगों को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा और लोकतंत्र पूरी तरह से कायम हो जाएगा। जब तक हमारे देश में ये लोकतंत्र का मजाक बनाया जाता रहेगा और 10-20% लोग ही सारे जो है विशेषाधिकार प्राप्त करके मतलब पैसा कमाते चले जाएंगे, और बाकी सब जो है उनकी मुंह की तरफ कब 5 किलो आला आ जाएगा और हम रोटी बना कर खाएंगे, इसका इंतजार करते रहेंगे, तो तब तक हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा। ये अगर देश के बारे में अगर आपको चिंता है, अगर आप भारत को वाकई में महान बनाना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र रास्ता ये है कि इस देश में लोकतंत्र कायम किया जाए। जी दिनेश जी।